आफ्टरनून। आज के वीडियो में हम लोग आपके हिस्ट्री के एनडीए 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपोज्ड बाय हरि सेन। आपको बताना था कि हरि सेन जो था वो एक रॉयल पोइट होता था, उन्होंने कौन सी बुक को कंपोज करा था। पहला है नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बलशारी, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, देन है द्योपारा प्रशस्ति ऑफ विजय सेना, और है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। देखिए, हरिसेन बेसिकली समुद्रगुप्त के रॉयल कोर्ट में रहता था और इन्होंने एक प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो बेसिकली ये जो हरिसेन की बात हो रही है वो प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त के बारे में हो रही है। अगर मैं समुद्रगुप्त के बारे में कहूँ तो ये गुप्ता एम्पायर के किंग हुआ करते थे। वही गुप्ता पीरियड जिसको मैं एंशिएंट इंडिया में गोल्डन पीरियड बोलती हूँ, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। बेसिकली इस प्रशस्ति में टोटल 33 लाइंस लिखी हुई हैं और जो कि संस्कृत में लिखी हुई हैं, जो प्रशंसा करती हैं कि समुद्रगुप्त ने कैसे साउथ इंडिया में जाकर राजाओं को कनकर करा, कैसे उनको अपने स्टेट में मिलाया। और अगर मैं प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम बताऊं तो इसी का दूसरा नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपको बताना है कि विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी। ऑप्शन में हरिहर बुक्का, देन है कृष्णदेव राय, राम राय, या फिर विरूपक्षा राय। देखिए, विजयनगर एम्पायर आपका साउथ इंडिया में आपको मोस्टली एंशिएंट इंडिया की बात करूँ तो आपको चोलचेर पांड्या देखने को मिलेंगे। अगर आप मेडिवल इंडिया की बात करते हो तो आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलता था। और जो बसाया किसने था, हरिहर एंड बुक्का, ये इसके संस्थापक होते थे। ये वही थे जिनको मोहम्मद बिन जो तुगलक होता है वो ज़बरदस्ती उठा के लेके चला जाता है और इनका धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश करता है। बेसिकली ये जो विजयनगर एम्पायर है ये साउथ इंडिया का भी कहूँ तो बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट था। इसकी अगर हम कैपिटल देखें, कैपिटल थी इसकी हम्पी। क्या होगी, कभी कभार कैपिटल भी आ जाती है कि कैपिटल कौन सी थी, हम्पी थी। इसमें बेसिकली आपकी 4 डायनेस्टी रूल करेंगी, संगम, सुलवा, तुलवा और अरावेडु। संगम, तुलवा, सुलवा और अरावेडु। ठीक है, कैपिटल क्या बताई मैंने, हम्पी बताई, और ये कहाँ पे था, साउथ इंडिया में। अगर मैं इसके रिवर की बात करूँ कि कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है, वो आपका आ जाएगा तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया वाज नॉट क्रॉस्ड बाय अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी। हाइफाइसिस या फिर हाइडा पास। इसमें जो मोस्ट देखी तो आपको थोड़ी सी सुनी लग रही होंगी, ये 2 ही सुनी हुई लग रही होगी। बैटल ऑफ हाइडस पास तो क्रॉस करी थी, झेलम रिवर के किनारे के रिवर होती है। जो क्रॉस नहीं करी थी वो थी हाइफाइसिस। बेसिकली ये जो रिवर थी ये ब्यास रिवर थी। इसी का एंशिएंट जो नेम आपके मोस्टली टेक्स्ट में देखने को मिलता है वो आपको हाइफेसिस देखने को मिल जाता है। किस रिवर की बात कर रही हूँ मैं, ब्यास रिवर। और कहाँ पे, पंजाब वाले रीजन में। अब अगर मैं इसका जो एंशिएंट नेम एक और बताऊँ जो आपके अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलता था। देखिए, अर्ली वैदिक एज में हम लोग पढ़ते हैं कि आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कंपोज हुए थे। इन्हीं के साथ साथ ऋग्वेद को जिसने कंपोज करा था उनको मैंने आर्यंस बोला था। और आर्यन का जो ओरिजिन बोला जाता है वो कहा जाता है कि वो सप्त सिंधु रीजन को क्रॉस करके आए थे।
अब जो वो सप्त सिंधु रीजन था वो लैंड ऑफ 7 रिवर होता था, और उन्हीं में एक रिवर का नाम आया था ब्यास। ब्यास का वहाँ पे क्या नाम मेंशन करा गया है? विपासा। तो इसका एंशिएंट नेम क्या हो जाएगा? विपासा। कौन सी नहीं क्रॉस करी थी? बैटल ऑफ हाइडसपास। ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन हाइफिसिस, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, जो कि बैटल ऑफ हाइडसपास है, ये बेसिकली आपके पोरस के साथ अलेक्जेंडर की वॉर होती है, जिसमें पोरस हार जाता है, बट उसकी बहादुरी से खुश होकर जो अलेक्जेंडर होता है वो उसको जो जीता हुआ रीजन था उसको वापस कर देता था। तो बैटल ऑफ हाइडसपास कहाँ होती है? अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये वाली तो क्रॉस करके आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट आर द फायर ऑल्टर्स फाउंड। ये तो बहुत इजी था। कालीबंगन। देखिए हरप्पन, अगर थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं बताऊं, 1921 में आपकी कौन सी साइट डिस्कवर हुई थी? हरप्पा। किसने करी थी? दयाराम साहनी। 1922 में कौन सी हुई थी? मोहनजोदारो। किसने करी थी? आर डी बनर्जी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट देखें, वो आता था यूपी। यूपी में आलमगीरपुर, इधर वेस्ट में गुजरात में था लोथल। अगर मैं ऊपर बात करूं, ऊपर था आपका मांडा JNK में, और अगर मैं नीचे बात करूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी जगह थी? दयामाबाद। अब ये जो कालीबंगन है ये आपकी पड़ती है राजस्थान में, हरप्पा और दोनों आपका पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ेगी। राखी गढ़ी आपकी पड़ेगी हरियाणा में। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बोला हुआ है कि फायर ऑल्टर्स मिले थे, और अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं तो कालीबंगन से आपकी ब्रोकन बैंगल्स भी मिली थी, और साथ ही साथ इनके सुपरस्टिशियस मतलब जादू टोने में बिलीव करने के भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे। ताबीज, प्लस यहाँ से आपका प्लो मिला था, प्लोटॉय। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। आपको एक तरफ महामात्यास दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको फंक्शन दिए हुए हैं। देखिए महामात्यास का जो बेसिकली काम होता था, वो अशोका ने महामात्यास को अपॉइंट किया था ताकि आप जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ था, बुद्धिज़्म को जाके जगह जगह पे आप प्रोपगेट करके आइए, और वहाँ पे नाम दे दिया था धम्म महामात्यास। ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं, अनंत महामात्या ये बेसिकली होते थे जिनको फ्रंटियर स्टेट का जिम्मेदारी दी जाती थी। दूसरे है इजितिका महामात्या जो औरतों के वेलफेयर के लिए काम करते थे। धम्म मैं एक बार पिछला क्वेश्चन रिपीट करा देती हूँ, शायद वॉइस बीच में आपको ना ऑडिबल हो पाए। देखिए इसमें इन्होंने बोला हुआ था कि हरप्पन जो साइट थी कहाँ से आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते थे। अब जो बात हुई थी हरप्पन की, देखिए हरप्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो थी 1921 में, और वो हुई थी हरप्पा। इसके बाद आपकी 1922 में मोहनजोदारो साइट डिस्कवर होगी, जिसको कौन करेगा? RD बनर्जी या फिर राखल दास बनर्जी। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे ईस्टर्न साइड जो होती है वो यूपी के आलमगीरपुर मिलेगी। वेस्टर्न में आपकी गुजरात में जगह थी लोथल,
नॉर्थ में जगह थी मांडा और साउथ में जगह थी दयामाबाद। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो कालीबंगन है ये आपका राजस्थान में पड़ता था और जो राखी गढ़ी है वो आपका हरियाणा में पड़ेगी। फिर हमने देखा था कि कालीबंगन में सिर्फ आपको हवन कुंड ही नहीं मिले थे, साथ ही साथ वहाँ से आपको ब्रोकन बैंगल्स मिलेंगी, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी होने के कुछ कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वहाँ से प्लो, टॉय, हल का एक टुकड़ा सा भी मिलेगा और कुछ ताबीज़ मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट था कि आपको एक तरफ महामात्यास दिए हुए थे, दूसरी तरफ उनका फंक्शन दिया हुआ था। देखिए महामात्यास का काम ये था कि आप धम्म की नीति को थोड़ा सा प्रोपगेट करिए, स्प्रेड करके आइए। और ये जो धम्म महामात्यास को अपॉइंट करने का जो काम था वो अशोका ने करा था, क्योंकि अशोका ने कलिंग वॉर में लड़ने के बाद जो अपनी बैरी घोष की नीति होती थी उसको चेंज करके किस में चेंज कर लिया था, धम्म घोष में। नॉन वायलेंस, वायलेंस से वो बेसिकली नॉन वायलेंस के ऊपर शिफ्ट हो गया था। तो और उसने साथ ही साथ बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग, जैसे श्रीलंका में उसने अपने बेटे और बेटी को भेजा था। बेटे का नाम महेंद्र होता है और बेटी का नाम संघमित्रा होता है। साथ ही साथ उसने हर एक स्टेट में कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा हुआ था कि आप बुद्धिज़्म को प्रमोट करिए, तो वही नाम बोला गया है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हस्त आयुर्वेदा? पालकापाय, वेगभट्ट, सुश्रुत या फिर चरक। चरक ने तो चरक संहिता लिखी थी, वो तो हो नहीं सकता। देखिए इसका जो बेसिकली आंसर होगा वो है आपका पालकापाय। पालकापाय बेसिकली इन्होंने ये जो आपकी हस्त आयुर्वेद है, ये जो आपके वन्य जीव होते हैं या जो पालतू जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए आपको किस तरीके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है कि आपको उनका रख रखाव कैसे करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, who among the following has described the medieval India postal system of 2 kinds set horse post called uluk and the foot post called dawa? देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है इब्न अलबरूनी, दोराते बोरबोसा और इब्न बतूता, सैयद अली रईस। बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन में हॉर्स पोस्ट उलुक नाम का नाम मेंशन करा गया है, ये आपकी एक डाक प्रणाली होती थी जो कि रिलेटेड होती थी घोड़े की चौकी से, जहाँ पर 1 मील की दूरी पे घोड़ों को तैनात किया जाता था और 4 मील की दूरी पे हर एक घोड़े को तैनात किया जाता था, जो रिलेट होता था आपका पोस्टल सिस्टम से। और इसका जो मेंशन करा गया है वो इब्न बतूता ने अपनी बुक में करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following battles could be seen as the laying in the formal foundation of the British Raj in India? Third Battle of Panipat, Battle of Plassey, Battle of Buxar, Revolt of 1857। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बैटल थी जिसके ज़रिए जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके इंडिया में, बोलते हैं कि उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे, जिसकी वजह से इंडिया में उनके जो ट्रेडिंग करने के या फिर रहने के जो रास्ते थे वो खुल गए थे। इसका बेसिकली आपका आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी, जो आपकी 1757 में हुई थी, और बैटल ऑफ बक्सर आपकी 1764 में हो गई। देखिए मैं बैटल ऑफ प्लासी क्यों बोल रही हूँ। बैटल ऑफ प्लासी जो बेसिकली हुई थी वो ब्रिटिशर्स और इंडिया में जो उस टाइम पे एक राजा होता था सिराजुद्दौला, उसके बीच में हुई थी और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव। जिसमें ये जीत गया था, ये हार गया था। और जीतने का भी कारण ये था क्योंकि इन्होंने सिराजुद्दौला का दामाद होता था मीर जाफ़र, उनको अपनी साइड कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा बोला जाता है कि मिनिस्ट्री में थोड़ी सी करप्शन या फिर बगावत करने की जो रणनीति थी वो उनकी सफल हो गई थी। और भी अगर मैं रीज़न बताऊं कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने जो किले होते थे उनकी फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था इंडियन किंग के मना करने के बावजूद भी। दूसरा रीज़न ये था कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस था, टाइम पे वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे। और दूसरा मैंने क्या बताया, फोर्टिफिकेशन।
अपने जो उनके फोर्ट होते थे उनकी फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और आपने सुना भी होगा कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है जिसके कारण जो राजा होता है वो ब्रिटिशर्स के जो बच्चे उनकी महिलाएं होती हैं उनको एक काल कोठरी में बंद कर देता है और रात को राजा सो जाता है और जब सुबह दरवाज़ा खोला जाता है तो उनमें से बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स महिलाएं और बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं बचते, मरे हुए पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद और बैटल ऑफ प्लासी से पहले ही थोड़े से इंडियन किंग और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके बीच में मनमुटाव होना शुरू हो गया था, लेकिन जहाँ से असली पकड़ की शुरुआत हुई थी वो आपकी बैटल ऑफ प्लासी थी। और ये कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। और बंगाल मॉडर्न इंडिया का एक कहूँ तो सोने की चिड़िया के रूप में देखने वाला एक स्टेट माना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इन द साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट अ ट्रेडिंग पोस्ट इन 1839? कडलोर, कलहस्ती, मद्रासपट्टम या फिर खारवाड़? देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मद्रासपट्टम। मद्रासपट्टम का ही एंशियंट नेम मतलब आज के डे में मद्रास का ही नाम आपका मद्रासपट्टम होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो एक ट्रेडिंग कंपनी के में थी कि उनको सिर्फ मुनाफा कमाना है, लेकिन इन्होंने इंडिया में आके जो मद्रास होता है उसको लीज पे ले लिया था और वहाँ पर अपना एक किला बनाया था। कब लीज पे लिया था? 1639 में। और किला बनाया था सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो बाद में हेडक्वार्टर बन गया था। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? मद्रास पट्टम की। कब हुआ था? 1639 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपकी 1600 में बन गई थी। और अगर मैं डच की बात करूँ ये आपकी 1602 में थी। पोर्तुगीज 1498 में बोला जाता है बेसिकली, और जो फ्रेंच थे 1664 में हुआ था। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ठीक दी हुई है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन 1498। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड? गीतांजलि श्री। ये इंडिया की एक ऐसी बुक है जिसको 2022 में बुकर प्राइज अवार्ड भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1942? सिंगापुर, शंघाई, बर्लिन या फिर मेंडले? इसका आंसर जो होगा वो आपका सिंगापुर होगा। यहाँ पर ही उन्होंने फॉर्मेशन करी थी अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद इन 1942। और जगह क्या थी? सिंगापुर। ये वही एक फॉर्मेशन थी जहाँ पर आपकी ये जो पावर्स होती जैसे जापान, जर्मनी, नाजी जर्मनी और जो एलाइड पावर थी उन्होंने भी सपोर्ट करा था, एंड सपोर्टेड बाय जर्मनी एंड जापान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। हिस्ट्री का सेक्शन काफ़ी इजी आ रखा है यार एनडीए में, तो मैं टफ नहीं बोलूँगी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं फिर तो आराम से हो जाना चाहिए था। पहला है गांधी इरविन पैक्ट। आपको बताना था कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट के अकॉर्डिंग बताना है। फिर है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन पैक्ट जो आपका होता है वो मार्च 1931 में होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में होगी। बारदोली, पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, ये वही एक पीजेंट मूवमेंट था विच इज़ लीड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको 1928 बोल सकती हूँ। फिर है पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1918 में। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा? 4312। हमें अर्लीस्ट से सबसे एंड तक जाना था। ठीक है,
Next, which of the following statement about the Unionistic Party are correct? It was a political party representing the interest of land holders in Punjab. ये वाली statement तो बिल्कुल ठीक दी हुई है. It was opposed by the idea of partition of India as Pakistan. ये अकेली ये one of the those party थी जो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन होने वाला था उसको अपोज कर रही थी कि ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए. और अगर मैं बोलूँ कि it was founded by सर फजली हुसैन, ऑप्शन तो इसका सी हो जाएगा क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है. फाउंडेड बाय सर फजली हुसैन. ठीक है भाई. कब? 1923. नेक्स्ट देखिए, द बुक कलाई व दीमा इज एन अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ द पंचतंत्र. पंचतंत्र की कहानी बचपन में सुनते होगे ना, पंचतंत्र की कहानी होती थी. ठीक है, ये बेसिकली रिटन इन संस्कृत में है, बाद में इसको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड बोधान मूवमेंट. ये क्वेश्चन करने लायक है. देखिए, बोधान मूवमेंट जो था इसका आंसर जो है विनोबा भावे आएगा. विनोबा भावे बेसिकली एक 1915 में के अराउंड ये गांधी जी के एक गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते थे और इन्होंने नीचे साउथ इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी कि जो अमीर ज़मींदार होते हैं उनसे कुछ ज़मीन लेके जो भूमि रहित किसान थे उनको ज़मीनें दान करनी होती थी. बेसिकली अमीर ज़मींदारों से ट्रांसफ़र करके जो लैंड होती थी वो आपको किसको देनी थी? किसानों को, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी. और ये जगह जगह पे जाते थे और अमीर जो ज़मींदार होते थे उनको मोटिवेट करते थे कि आप ऐसा करिए, जो कि कहीं ना कहीं एक हद तक सफल भी रहा था. बहुत सारे ज़मींदारों ने अपनी जो भूमि होती है उसको दान भी करा था और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया था भूदान मूवमेंट. ठीक है, किसने स्टार्ट करी थी? विनोबा भावे ने इन 1913. नेक्स्ट, which one of the following area was acquired by under the treaty of Dogaon in 1803? इसका आंसर आपका कटक होगा क्योंकि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. अब माधवराव की डेथ के बाद जो नेक्स्ट लीडर बना था वो बाजीराव सेकंड बना था और 1802 में पूना की जो लड़ाई हुई थी उसमें इंदौर के जो होलकर्स होते थे उन्होंने पेशवाओं को हरा दिया था, जिसके बाद जो बाजीराव सेकंड थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से अपनी सुरक्षा मांगी थी और एक जो होते हैं कि सब्सिडी अलायंस सहायक संधि पे हस्ताक्षर करे थे. लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंधी और जो होलकर थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं करा था, जिसके कारण आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है. ठीक है, और उसी के कारण ये ट्रीटी होती जो कि होगी कटक में. ये आपके टोटल 17 क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन को डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस PYQ की. जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. चलो भाई, थैंक यू.